Hello, class 6. Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, chapter number 27, Rural and Urban Livelihoods. पिछले चैप्टर्स में हमने रूरल और अर्बन एरियाज़ के बारे में अच्छे से समझ लिया था। आज हम इनके लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे कि ये एरियाज़ में जो लोग शहर में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उनका जो कमाने का साधन है वो क्या रहता है, किस किस तरीके से वो वहाँ पर अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रूरल लाइवलीहुड. We have already read about the diversity in every field in India, so living in different regions has an effect on the work people do, the kind of dresses they wear, the language they speak, the kind of plants and crops they grow. Likewise, there are different ways of earning also. It could not be the same in a village and a town. इन्होंने बताया है कि जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री कैसे है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, हर एक इंसान अलग ड्रेस पहनता है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, कई किस जगह पे किसी तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं, किसी जगह पे किसी तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उसी तरीके से जो अर्निंग का सोर्स है, जो कमाने का सोर्स है, वो भी एक जैसा नहीं है, वो भी विलेजेस में और टाउन्स में अलग अलग है। India is a country of villages. About 3/4 of India's population lives in villages. इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे गांव हैं और हमारी टोटल पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट जो है वो कहाँ पे रहता है, गांव में। और गांव में लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से कमाते हैं? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उनकी? सच एज फार्मिंग यानी कि खेती, फिशिंग करना, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ कलेक्ट करना, रियरिंग एनिमल्स, पशु को पालते हैं, गायें भैंसे रखते हैं, बकरियां रखते हैं, भेड़ रखते हैं, ठीक है, उनको भी तो पालते हैं लोग। इसके अलावा और क्या करते हैं रूरल लोग अपना कमाने के लिए? इसके अलावा वहाँ पर कारपेंटर्स भी होते हैं। कारपेंटर होते हैं जो फर्नीचर से रिलेटेड काम करते हैं। वीवर्स होते हैं जो कपड़े बुनते हैं। ब्लैक स्मिथ जो लोहे का सामान बनाते हैं। पॉटर्स होते हैं जो पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं। बार्बर, ठीक है, नाई, वॉशरमैन, धोबी। स्मॉल शॉपकीपर्स ऑल्सो इन द विलेज, छोटे छोटे शॉपकीपर भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि विलेज में कोई दुकान ही नहीं होती, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, है ना, तो वहाँ से भी लोग अपना जो इनकम है वहाँ से जनरेट करते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मर के बारे में। फार्मर कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप कौन सा है? बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है। द फार्मर्स हु ऑन लैंड मोर देन 5 हेक्टेयर आर कॉल्ड बिग फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है उनको बोलते हैं बिग फार्मर्स। द फार्मर्स हु ऑन लैंड बिटवीन 2 to 5 हेक्टेयर्स आर कॉल्ड मीडियम फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर जमीन है उनको मीडियम फार्मर बोलेंगे। ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उनको बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स। और कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अपनी नहीं होती, वो क्या करते हैं? दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर फार्मर। वो दूसरे फार्मर की जमीन के ऊपर काम करते हैं। उन फार्मर्स को क्या बोलते हैं? लैंडलेस फार्मर या फिर एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। तो 4 तरह के टाइप से पहला टाइप आ गया बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। सेकंड है मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स वो हैं जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर ज़मीन होती है। थर्ड है स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो स्मॉल फार्मर्स हैं। एंड द लास्ट वन इज लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है उनको हम बोलेंगे लैंडलेस फार्मर्स। अब क्या होता है कि कुछ जैसे जो बिग फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सारी जमीन अपने आप तो संभाल नहीं सकते, तो वो कुछ लैंड किसको दे देते हैं? बाकी दूसरे फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे देते हैं? हम इतना ज़्यादा ज़मीन को नहीं संभाल सकते, तो आप हमारी ज़मीन को संभालो और इसके बदले अगर आपको कैश चाहिए तो आप कैश लो, अगर आपको इसमें से हमारा प्रोडक्शन चाहिए तो आप प्रोडक्शन भी ले सकते हो। मान लो जिस खेत को वो संभाल रहे हैं वो 2 हेक्टेयर लैंड है और 2 हेक्टेयर लैंड में से 100 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन निकलता है, यानी कि 100 क्विंटल गेहूँ निकलता है। तो जो छोटा फार्मर है वो क्या करेगा कि मैं आपकी
इस खेत को संभालूंगा, आप मुझे जितना भी मैं उगाऊंगा इस ज़मीन के ऊपर उसका मेरे को 40% दे देना। मान लो अगर 100 क्विंटल उस पर गेहूँ उगेगा तो 40 क्विंटल मेरा होगा और 60 क्विंटल आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और ऐसे आगे काम करते रहते हैं। The economic condition of small farmer and landless farmer is generally not good. Most of them live below poverty line. यहाँ पे बताया है कि जो आर्थिक स्थिति है स्मॉल फार्मर्स की और लैंडलेस फार्मर की। स्मॉल फार्मर कौन से हैं, जो दो हेक्टेयर से कम लैंड है जिनके पास, और लैंडलेस जिनके पास लैंड है ही नहीं है। उनकी जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ज़्यादातर जो ये फार्मर्स हैं ये कहाँ आते हैं, बीपीएल से भी नीचे आते हैं। बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल की फुल फॉर्म है। Some of them leave the villages and go to the nearby cities to earn for themselves and their families whom they generally leave in their native villages. और कई बार तो क्या होता है कि कुछ फार्मर्स जो हैं, इस तरह के फार्मर्स, वो क्या करते हैं, गांव छोड़कर किसी आसपास के शहरों में काम के लिए चले जाते हैं, काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं और अपनी फैमिलीज को अपने पड़ोसियों के पास या फिर अपने जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके पास छोड़ देते हैं। Under this category, most of these farmers employ other person for cropping and harvesting. These farmers use modern methods of agriculture and implements such as tractor, harvester, thresher, etc. They live a good life. अब बात कर रहे हैं बिग फार्मर्स की। बिग फार्मर्स की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनके पास अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे, थ्रेशर्स होंगे, बीज लगाने की मशीन होगी, काटने की मशीन होगी, हार्वेस्टर्स होंगे। इसलिए उनकी लाइफ जो है वो कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज our government launched the community development program in 1952 with the aim of developing villages and improving agriculture प्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 1952 में हमारी सरकार ने लॉन्च किया था। इसका एम क्या था, यानी कि इसका लक्ष्य क्या था कि जितने भी गांव हैं उसको डेवलप किया जाए। डेवलप कैसे? जैसे बिजली की कमी है, पानी की कमी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूरी करी जाएं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि अगर खेतों में टाइमली पानी मिलेगा, प्रॉपर पानी उन्हें दिया जाएगा, तो वहाँ की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। Branches of many banks have been opened in villages to provide loans on easy terms to the farmers and other residents. इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी जो बैंक है उसकी शाखाएं जो हैं अलग अलग गाँव में खोली गई ताकि वहाँ पर उन्हें इजीली कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन मिल सके और वो अपना काम कर सकते। मान लो किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, अब ट्रैक्टर लाखों रुपए का आता है, तो क्या एक किसान के पास लाखों रुपए होते हैं? नहीं होते। तो वो पैसे इजीली उसे कहाँ से मिल सकते हैं? ऐसे किसी बैंक से मिल सकते हैं जो कि सरकार द्वारा किसानों की हेल्प के लिए बनाया गया है, तो वो वहाँ से वो लोन ले सकते हैं। द फार्मर वर प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ किसानों को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो साथ साथ प्रोवाइड कराते रहना। मान लो कोई ऐसी मशीन आई है, जैसे बीज लगाने की मशीन आ गई, तो ऐसे ऐसे जितनी भी नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं उसके रिगार्डिंग फार्मर्स को अवेयर करना, जागरूक करना और साथ ही उनको वो मशीनें खरीदने में हेल्प करवाने का काम भी किसका है? सरकार का है। In certain backward areas, our government give land to landless labor to make them self-reliant. और कई एरियाज पे तो ऐसा है कि हमारी सरकार ने जितने भी लैंडलेस लेबर हैं, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड भी दी जाती है ताकि वो अपने आप में अपना खुद का काम कर सकें। नेक्स्ट इज फिशिंग बिजनेस। अभी तक हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फिशिंग बिजनेस के बारे में। ये फिशिंग बिजनेस क्या है? फिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द विलेजेस लिविंग इन द कोस्टल एरिया. Fish is also their main diet. Their houses are close to sea and anyone finds row of catamarans and net lying around. Some of them also use modern equipment to catch the fish.
अब दूसरा जो तरीका है पैसे कमाने का वो क्या है? फिशिंग, मछलियों को पकड़ना और आगे उनको बेचना। मछलियां कहाँ होंगी? समुद्र में होंगी, सी में होंगी। और अब यहाँ के विलेजेस में तो सी और समुद्र है नहीं, तो ये उन विलेजेस का काम होता है जो गाँवों सी के आसपास, समुद्र के आसपास बसे होते हैं। वहाँ पर फिश ही जो है वो मेन डाइट होती है उनकी। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जाल बिछाकर फिशेस को पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उन मछलियों को आगे मार्केट में सेल करते हैं और जो भी उससे प्रॉफिट होता है उससे वो अपना घर चलाते हैं। कुछ लोग इससे नेट का यूज़ करते हैं, यानी कि जालियों का यूज़ करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, और कुछ के पास काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट भी होते हैं। Many of them borrow money from bank or landlords to purchase engine, nets or other equipments. The women folk of the village sell the fish in the market. In the evening, nets are untangled and repaired if required. In the monsoon season, when fishes are not possible due to the storm or otherwise life is not easy for the fishermen, they often survive by borrowing money from the traders. Because of this, later on they are forced to sell their fish to those traders. At the time of natural disaster like tsunami or flood, the situation is more difficult. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, यानी कि बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनके पास, वहाँ से पैसा लेते हैं या फिर बैंक से पैसा लेते हैं और क्या करते हैं, इंजन परचेज करते हैं, नेट्स परचेज करते हैं और वो सारी चीज़ें परचेज करते हैं जो कि मछलियों को पकड़ने के काम आती हैं। और सारा का सारा फिर वो सेटअप लगा के मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके बाद वो विलेज के किसी गांव में या आसपास के शहरों में उन्हें बेच देते हैं। उसके बाद शाम को वो सारी की सारी नेट्स को अनटेंगल किया जाता है, यानी कि उन्हें इकट्ठा करके तय किया जाता है और अगर उनमें कोई भी रिपेयरिंग का काम होता है तो वो रिपेयर की जाती है। लेकिन साथ ही साथ जब मॉनसून सीज़न होता है, यानी कि बारिशों का सीज़न होता है, उस टाइम पर फिशिंग जो है करना वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण, स्टॉर्म के कारण क्या होता है कि फिशेस आसानी से पकड़ी नहीं जाती हैं। उस टाइम पे क्या होता है, फिशरमैन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं ट्रेडर से। जिन ट्रेडर से वो उधार लेते हैं उसके बाद मजबूरी में उन्हें बाकी की फिशेस उन्हीं को ही बेचनी पड़ती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है फ्लड और सुनामी के टाइम पे कि जो सिचुएशंस हैं वो फिशिंग के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इसके कारण भी उनके काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।